Question is, a cubical block is placed on a rough inclined surface or shown in the figure, है ना। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, आपको बोला गया है एज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन। तो मान लीजिए ऐसा हमारे पास केस है और ये कितना होना चाहिए, देखो इसको हम लोग उठा रहे, इंक्लाइन कर रहे हैं। अब एक ऐसा टाइम होगा इस पे, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा कम है तो ये स्लाइड कर रहा, बट फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट गिरेगा। ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करेगा। ये स्लाइड नहीं करेगा, ये टॉपल करेगा, क्योंकि मेरा सरफेस यहाँ स्मूथ है तो ये स्लाइड करता हुआ दिख रहा, बट अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो ये टॉपल करेगा। ठीक है, टॉपल करेगा, दैट इज अ टॉपल। अच्छा, समझते हैं हम लोग, समझते हैं हम लोग। इसमें जो बच्चे जल्दी में गलतियां करते हैं, इसमें जो बच्चे जल्दी में गलत करते हैं वो क्या होता है, वो सबसे पहले बोलते हैं सर यहाँ पर फ्रिक्शन को बराबर कर देते हैं mg sin थीटा से, क्योंकि नीचे की तरफ mg sin थीटा हो रहा है, और वहां से फ्रिक्शन निकालते हैं और वहां से वो ऑप्शन भी मैच कर जाता है। तो यहाँ पर स्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे फ्रिक्शन काम नहीं आने वाला है, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है सर, नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा। एग्जैक्ट समझे क्या होता है, नॉर्मल क्यों शिफ्ट होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है, सपोज हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का mg यहां लग रहा। नॉर्मल केस में क्या है या जनरल केस में क्या है, नॉर्मल एग्जैक्टली अपोजिट उसे बैलेंस कर रहा होता है। बट जैसे जैसे आप कोई फोर्स इसको लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, मान लीजिए यही बक्सा था मेरा, यही बक्सा था और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये धीरे 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 क्या होगा, ये टॉपल करने का टेंडेंसी है, टॉपल। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये पॉइंट उठता है, ये पॉइंट उठने लगता है थोड़ा सा, ये पॉइंट अगर देखा जाए, जब आप फोर्स लगा रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा उठ जाता है, ये थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा सा उठ गया, ऐसा उठा। यानी इस केस में देखो बेटा, mg तो अभी भी वहीं पे लगेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है, mg तो वहीं लग रहा है, लेकिन नॉर्मल क्योंकि कांटेक्ट में रहता है तो नॉर्मल अभी हमारा शिफ्ट करने लगा। जब ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में आ गया तो नॉर्मल यहाँ पे आ गया, तो नॉर्मल शिफ्ट कर गया है अब। और इस क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट हो गया है, अब इसके बाद ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग है, मतलब अब वो जस्ट टॉपल करने वाला है। तो जब भी टॉपलिंग का केस आएगा हमेशा वहां पे नॉर्मल शिफ्ट होगा ही होगा। ठीक है, देखो कभी भी हमारे पास ऐसा हो तो टॉपलिंग वाला पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन से पॉइंट के अबाउट टॉपल करने वाला है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने वाला है ना। यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, एक फोर्स ये लग रहा होगा mg sin थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरा फोर्स क्या लगने वाला होगा बेटा, दूसरा फोर्स किधर लगने वाला होगा, mg sin थीटा यहाँ लग रहा। दूसरा फोर्स देखो, तो दूसरा फोर्स कौन सा होगा बता सकते हैं क्या हम लोग, हाँ देखिए बेटा, हमारे पास जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा इधर लग रहा है और नॉर्मल यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो नॉर्मल जो एक्ट हो रहा है वो इसी लाइन पे एक्ट हो रहा है, क्योंकि अब नॉर्मल ये उठने लगा होगा। तो इसका मैं डायग्राम एक अच्छा सा यहाँ पे बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा डायग्राम इधर रहेगा। आइए, ये यहाँ से उठ गया है, हल्का सा उठ गया है, ये उठ गया है। तो फ्रिक्शन इधर लगने लगा, फ्रिक्शन इस सरफेस पे लगने लगा, तो फ्रिक्शन यहीं से पास हो रहा है, यही पॉइंट, इसीलिए हम लोग इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारा, ये है mg sin थीटा का फोर्स लग रहा, mg sin थीटा। ऊपर का लेंथ था हमारे पास 1 मीटर और ये टोटल लेंथ था हमारे पास 2 मीटर। ठीक, नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये है नॉर्मल फोर्स, और इधर लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स। एक और कंपोनेंट था फोर्स का हमारा, वो था mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो आप यहां पे देखें तो टॉर्क ऑफ ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन अबाउट ओ इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमें अगर ये इक्विलिब्रियम में रखना है ना, इक्विलिब्रियम में रखना है, मैक्सिमम कंडीशन इक्विलिब्रियम का है, ये हमारे पास थीटा। सो फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम लोग लिखे तो टॉर्क क्लॉकवाइज
इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा टॉर्क देखा? देखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क हम लोग देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज का अगर टॉर्क देखना है, ये फोर्स है मेरा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यूं है ना, फोर्स लग रहा है यूं, तो इसका सेंस किधर जाएगा? ये इधर घुमा रहा है ना, या यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं तो ये यूं घूम रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस घूम रहा। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो गया? mg sin थीटा इनटू ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 के बराबर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था 2। थोड़ा सा अच्छा सवाल है तो ध्यान देना। mg sin थीटा इंटू 1 के बराबर। अगर क्लॉकवाइज का टॉर्क देखने जाया जाए, अगर क्लॉकवाइज का टॉर्क देखने जाया जाए, तो ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है? टोटल डिस्टेंस था 1 मीटर का, ये है हाफ डिस्टेंस। यानी आप क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा इंटू हाफ लिख सकते हैं। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। आया कितना? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारे पास? सेकंड। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए डज नॉट टॉपल। तो जब आप टॉपल करने लगता है तो अपने को पता है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने वाला है, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करेगा। तो जब टॉपल करने वाला होगा तो नॉर्मल कहीं इसके पास आ गया होगा, फ्रिक्शन तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे लग रहा होगा mg, है ना, यहाँ पे लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। अब पॉइंट P या फिर पॉइंट O के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट अगर टॉर्क लिखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्या? नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं क्या? नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। दोनों सेम ही। देखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज कितना हुआ? आप देखेंगे फोर्स है ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका कितना? a। तो ये कौन सा सेंस बन रहा? सेंस देखिए, ये है a और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका सेंस कौन सा बन रहा है? ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो टॉर्क क्लॉकवाइज हमारे पास है फोर्स इनटू ए। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ये है नीचे की तरफ mg लगता हुआ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो a/2 है ना। ये पॉइंट है हमारा O और ये है a/2। तो कितना हो गया? mg इंटू a/2। यहां से कितना आया? फोर्स की वैल्यू mg/2 के बराबर, यानी mg/2 अगर फोर्स आप लगा देते हैं तो ये टॉपल कर जाएगा। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट अ फोर्स ऑफ एक्ट ऑन द क्यूबिकल ब्लॉक, जिसका लेंथ दिया है हमारे पास L, विच डज नॉट टॉपल और स्लिप हो रहा है। तो कितना नॉर्मल में शिफ्ट हुआ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा कि नॉर्मल में शिफ्ट कितना होगा। आइए बेटा, तो पॉइंट P के अबाउट टॉपल होता है, ये हम लोग जानते हैं, नीचे की तरफ mg लगेगा। फ्रिक्शन कोई पीछे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। आइए, अपने को पता क्या है इसका? अगर सॉल्यूशन लिखा जाए, सॉल्यूशन हमें पता है कि कि टॉर्क अबाउट कहाँ लेना है? टॉर्क अबाउट P लेना है। अच्छा, लिखते हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। यानी देखो बेटा, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। नॉर्मल का अगर आप इस पॉइंट पे रखते हैं तो 0 होगा, बट यहाँ पर ये नहीं रखना है क्योंकि आपको शिफ्ट पूछना है, इसलिए हम लोगों ने कोई जनरल पॉइंट लिया है। आइए अब देखिए, सेंस देखो पहले फोर्स का पॉइंट P के अबाउट। तो फोर्स का फोर्स लग रहा है, फोर्स F लग रहा है ऐसे, और पॉइंट P के अबाउट जो डिस्टेंस है हमारा वो है L के अबाउट। तो हमारे पास कितना आ गया? वो F इंटू L आया। कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज सेंस है, क्लॉकवाइज लिख दिया C, ठीक है। दूसरा कौन सा आया? दूसरा कौन सा है? अब देखो n, अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये जो डिस्टेंस है ये होगा a/2 माइनस एक्स के बराबर। l/2, यहाँ पे लेंथ दिया है l पिछले, तो ये हो जाएगा l/2 माइनस एक्स के बराबर। यानी कि, और सेंस कौन सा होगा? देखिए, नॉर्मल इधर है, पॉइंट P यहाँ पर है, और ये है हमारा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका भी सेंस क्या हो रहा? क्लॉकवाइज सेंस ही लग रहा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस F, यहाँ पे है n, डिस्टेंस है हमारा l/2 माइनस एक्स। अच्छा,
mg का टॉर्क देखो बेटा, पॉइंट P हमारा यहाँ पे है, पॉइंट P यहाँ पर है, और mg लग रहा नीचे की तरफ, डिस्टेंस है a/2। तो आप क्या लिख सकते हैं, सेंस क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस दिख रहा है अपने को, तो माइनस कितना लिख सकते हैं, mg इंटू a/2 इज इक्वल टू 0, a/2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, अपने को x निकालना है ना, हमें यहाँ पे l था तो l रखिए। अब l देखो और सिंप्लीफाई करो, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहां से ट्राई करिए और निकालिए l। तो हमारे पास है एफ एल, सी था क्या, क्लॉकवाइज के लिए हम लोग दिखा रहे थे, एफ एल प्लस एन इंटू एल बाई टू माइनस एन इंटू एक्स माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो बेटा नॉर्मल किसके बराबर होता है, वी नो दैट कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है, सिंस सिंस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इंटू एल, एफ इंटू एल, ठीक है, एफ इंटू एल। और इसको कैसे लिखा जाए, इसको कैसे लिखाया जाए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस एन इंटू एल बाई टू, एन की वैल्यू क्या है, एम जी, एन की वैल्यू है एम जी। तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी इंटू एल बाई टू माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एन एक्स। ये कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है f इंटू एल बाई एन के बराबर, f इंटू एल बाई एन के बराबर, और n किसके बराबर था, mg के बराबर था। तो आप लिख सकते हैं क्या, एफ एल बाई एम जी के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ सुनो, पॉइंट P के अबाउट हम लोग ले रहे हैं क्या, टॉर्क। तो सबसे पहले देखा क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क था F इंटू एल, क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क था N इंटू, ये जो सेपरेशन था वो है L बाई टू माइनस एक्स के बराबर, तो L बाई टू माइनस एक्स के बराबर। और ये सभी क्या थे, पहले दोनों वाले क्लॉकवाइज सेंस के थे। एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, एम जी इंटू एल बाई टू, तो आपने यहाँ से माइनस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करा, क्योंकि नॉर्मल एम जी के बराबर होता है, तो सारे वैल्यूज रखे हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने उसे सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है बेटा, थोड़ा समझते हैं हम लोग, एंड इसके बाद जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेंगे तब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, जहां पर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड चीजें आएंगी। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, एल एल तो एल की अगर हम लोग बात करें, इसे डिनोट करते हैं एल विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे आप आर पी साइन थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दूसरा आप लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू पी भी लिख सकते हैं, तीसरा आप आर इंटू पी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। इन चारों तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग आई पढ़ लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेंगे, तब पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग आई इंटू ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर नाउ, फॉर नाउ आई, और उसके बाद हम लोग इस पे भी सवाल करेंगे बाद में। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड p is what, मोमेंटम वेक्टर। तो अगर बोला जाए इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर, एंड मोमेंटम वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ऐसी बात है बेटा, अगर ऐसी बात है तो इस पे बेस्ड ऑन दो सवाल हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुने ध्यान से समझे। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि फाइंड, और a projectile is projected with speed with u and theta,
speed is u, angle is theta. Find angular momentum. Find angular momentum. Find angular momentum when first point, particle is at maximum height. Particle is at maximum height. Particle is at maximum height. And दूसरा, particle is about to land. About to land. ठीक है. अगर हम लोग देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड करना है, तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे रहे तो क्या होगा. मान लीजिए आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा. तो थ्रो करा तो ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया. तो यहाँ पर हम लोग देखें, इस पॉइंट पे. ठीक है. तो इस पॉइंट पे क्या है बेटा, मैक्सिमम हाइट है ये हमारे लिए. इसके पास मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू यू कॉस थीटा होगा. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपको देखना है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर आप देखें तो क्या कर सकते हैं, इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करें, इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करें. ये देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंटम हमारा है आगे की तरफ एम यू कॉस थीटा, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच. अब यहाँ पे हमारे पास अगर फर्स्ट पार्ट के लिए मोमेंटम आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो होगा h इंटू एम यू कॉस थीटा. h की वैल्यू हम लोग जानते हैं. अगर h नहीं याद है तो याद करिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, ये है थीटा. अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल गिरने होता है तो इसका दो वेलोसिटी होता है. एक तो नीचे की तरफ होता है क्या, u साइन थीटा, और u कॉस थीटा इधर डायरेक्शन में. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप अभी निकालें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r. देन आप सेकेंड केस में क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r इंटू एम इंटू यू इंटू साइन थीटा के बराबर. r की वैल्यू क्या है बेटा, रेंज है, वो इसके बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के बराबर. ये हो गया हमारा दोनों केस का आंसर. जैसे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम में था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर था, वो फोर्स के बराबर था. वैसे ही द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, the rate of change of angular momentum is equal to टॉर्क. वो टॉर्क के बराबर है. यानी टाउ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dl बाई dt लिख सकते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dl बाई dt लिख सकते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, ये बात तो सर समझ में आ गई. अब याद करो, व्हेन द टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो अगर टॉर्क 0 होगा तो क्या होगा, देन, और कौन सा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. देन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. देखो बेटा, हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी होता क्या है, रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जिसके दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता है, आप कितना भी फोर्स लगा. ठीक है, तो उसे हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं. और जनरली हम लोग अपने पूरे एक सवाल के प्रैक्टिस में ये बात एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिजिड बॉडी ही है. तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इसका मतलब क्या बोलता है, अ बॉडी इज सेड टू बी, किसी भी बॉडी को सेड टू बी, हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. A body is said to be in mechanical equilibrium. A body is said to be in mechanical equilibrium
when its linear and angular momentum, when its linear and angular momentum remain constant, momentum remain constant. इसका मतलब क्या है? दैट इज एफ नेट, पहला कंडीशन क्या, एफ नेट विल बी इक्वल टू 0, पहला कंडीशन है ना। ये कौन सा मोशन को चेक करेगा? ये ट्रांसलेशन मोशन को चेक करेगा। ये ट्रांसलेशन मोशन को चेक करेगा। दूसरा, टॉर्क इज इक्वल टू 0, ये कौन सा मोशन को चेक करेगा? रोटेशनल को चेक करेगा। ये रोटेशनल मोशन को चेक करेगा। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो और क्या पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग दो चीजें चेक करेंगे, फोर्स नेट और टॉर्क नेट। चलिए देखो सवाल क्या बोल रहा, सवाल बोल रहा बेटा एक हमारे पास बीम है और इस बीम में ए एंड बी में हमारे पास क्या क्या लगे हुए हैं, पॉइंट्स लगे हुए। तो बीम ऐसा है कुछ, है ना, सपोज ये है बीम, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा, सपोज ये दोनों पॉइंट पे ये हो गया हमारा बीम। तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, और इसके ऊपर रखा हुआ। अब यहाँ पे एक बच्चा बैठ गया, दूसरा बच्चा बैठ गया, या तीसरा बच्चा बैठ गया, तो यही बोल रहा है यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, अपने को रिएक्शन निकालना है। बेटा देखो यहाँ पर ए एंड बी दोनों पॉइंट पे क्या लगने वाले हैं, ये है आर बी, ये है आर ए, तो आर ए प्लस आर बी होने वाला था 12 न्यूटन या 12 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी होने वाला है 12 किलो न्यूटन के बराबर। अच्छा, अब आर ए प्लस आर बी हमारे लिए क्या है, 12 किलो न्यूटन के बराबर है। तो एक इक्वेशन आया, ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, ये हमारा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, मतलब ये एफ इक्विलिब्रियम या एफ नेट वाला बात बोल रहा, इक्वल टू 0। नीचे की तरफ का फोर्स था 12, ऊपर की तरफ का फोर्स आर ए प्लस आर बी। अब हमारे पास दूसरा भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हमें चेक करना है। मतलब क्या, आप देखेंगे टॉर्क अबाउट, किसके अबाउट, अब यहां पर समझदारी का काम आया। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आप 3 न्यूटन वाला पॉइंट, 4 5 ए बी जो भी ले सकते हैं। समझदारी ये है कि आप अननोन के ऊपर बैठ जाएं। सो सपोज आई एम टेकिंग टॉर्क अबाउट ए। अब इससे क्या हुआ, जो फोर्स आर ए था उसका टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हुआ, और क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क 0 होना चाहिए। अब देखो कौन कौन सा टॉर्क लग रहा है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने में अपने को समझदारी आना चाहिए। देखो अगर मैं 3 का देखूं तो 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 और यहाँ पे फोर्स लग रहा, तो इसका सेंस देखो क्लॉकवाइज। 4 का देखो क्लॉकवाइज, 5 का देखो क्लॉकवाइज। ठीक है, नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूं, यह है पॉइंट ए, यहाँ पे हमारा 3 और यह है 2 का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये आया क्लॉकवाइज। सो टॉर्क अबाउट ए अगर हम लोग देखने लगे, टॉर्क अबाउट ए देखने लगे, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 3 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पे है। चाहो तो 10⁻³ को रहने दो, आंसर भी किलो न्यूटन में दे देंगे हम लोग। सो 3 इंटू 2 बोल दिए टॉर्क, है ना। या और दूसरा तरीका कि टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क क्लॉकवाइज हम लोग देख रहे हैं, यह हमारा था क्लॉकवाइज का सेंस, यानी 3 इंटू 2 क्लॉकवाइज में है, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है और दूसरे वाले का 4 है, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ये है क्या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या टॉर्क है बेटा, आर बी इंटू 5। तो टोटल देखें 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया, ये हमारे पास टोटल देख तो 6 प्लस 12 प्लस 20 है, तो 12 6 18, 18 प्लस 20 कितना आ गया हमारे पास, 18 प्लस 20 38 आया, तो आर बी इंटू 5। सो आर बी इज इक्वल टू हाउ मच, आर बी इज इक्वल टू 38/5, यानी आया हमारे पास 7.6 के बराबर।
तो आरबी आया 7.6 किलो न्यूटन के बराबर। देयरफॉर अब यहां से हम लोग यहां लिख रहे हैं, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 12 माइनस 7.6, तो आया 4.4 किलो न्यूटन। ये आया हमारा आंसर। देयर इज अ यूनिफॉर्म लैडर जिसका वेट दिया है 3.25 मीटर, वेट दिया है 250 न्यूटन, प्लेस किया जाता है स्मूथ वर्टिकल वॉल से। तो ये ले लिया, यहाँ पे वॉल रख दिया, है ना। तो ये है हमारा वॉल, ठीक है, ये है हमारा वॉल। अच्छा, अब इस वॉल पे ही स्मूथ वॉल है, यहाँ पे लैडर अपना रखा गया है, लैडर रखा है। इस लैडर की लंबाई कितनी है 3.25, ठीक है। इसका वेट कितना है 250 न्यूटन, तो सेंटर पे एक्ट हो रहा होगा ये नीचे की तरफ 250 न्यूटन। और यहां से यहां तक की दूरी दी गई है सवाल में 1.25। अब देखो बेटा क्या क्या चीजें लगने वाली होंगी। यहाँ पर कुछ नॉर्मल फोर्स भी लग रहे होंगे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ये। और फिर दूसरा दूसरा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अपने से क्या पूछा गया सवाल में, देखो बेटा, तो हमारे पास अगर देखा जाए, हम लोग टॉर्क की बात कर रहे थे, हम लोग टॉर्क की बात कर रहे थे, तो टॉर्क अबाउट अगर हमारे पास दो रास्ते हैं निकालने। एक तो टॉर्क अबाउट हम लोग पॉइंट नंबर ए निकाल लें, या तो बी निकालें, या सी निकालें। हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली फ्रिक्शन निकालना है, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तो टॉर्क अबाउट सी अगर निकाला जाए, टॉर्क अबाउट सी निकाला जाए, तो टॉर्क अबाउट अगर सी हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होगा बेटा, देखो 250 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो पता है हमारे पास। इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस अगर आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी ये टॉर्क क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास 250 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, देखो क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है बेटा, हमारे पास हाइपोटेनियस दिया है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं y ले लूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा हम लोग लिख सकते हैं 3.25 का होल स्क्वायर माइनस 1.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.25 माइनस 3.25 माइनस 1.25 एंड 3.25 प्लस 1.25, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2, और इसको लिख सकते हैं 4.5, 4.5 मतलब 9/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई की वैल्यू 3, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 के बराबर। तो इसको फ्रिक्शन फोर्स इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये एफ है हमारा कितना, 250 को आप सिंप्लीफाई करें 125 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये लगभग आ जा रहा 52.08 न्यूटन आसपास, ये हो जाएगा हमारा आंसर।